हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वार्ता। एजुकेशन वार्ता में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सोशलाइजेशन प्रोसेस की एक बहुत लंबी सी क्लास करने के बाद आज हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर मिल रहे हैं उसके कुछ आगे की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। और तो फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं। और मुझे पता है कि दीपावली का टाइम है, आप भी बहुत व्यस्त होंगे और तैयारियों में। तो आज की क्लास एक हल्की फुल्की सी क्लास है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि इससे आपके कुछ क्वेश्चंस ना आए। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं या इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी के माध्यम से तो नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो आज की क्लास बस उसी तरीके की है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फैक्टर्स इफेक्टिंग सोशलाइजेशन। जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, सामाजिकरण का जो प्रक्रिया है, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं इस प्रक्रिया को। तो इसी में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि कुछ जो प्राइमरी जो सोर्स होते हैं या जिसको कहें कि प्राथमिक जो सोर्सेज होते हैं, उसमें सबसे पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था फैमिली या परिवार। तो आज भी हम लोग बस उसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं या उसके कुछ और एरियाज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग सोशलाइजेशन में नंबर 1 है आपका फैमिली, परिवार। परिवार सबसे ज़्यादा सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ये हम और आप बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में जान चुके हैं। एक बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो परिवार के माध्यम से ही और परिवार के आप ये कहिए उसके सिखाने से, उसके ज्ञान देने के माध्यम से ही धीरे धीरे उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। तो सबसे पहली जो भूमिका निभाता है वो है परिवार, या हम ये कहें कि जो सबसे पहला फैक्टर है या जो कारक है सबसे पहला है वो है परिवार। तो सेकंड आता है आपका हेरिडिटी या आनुवांशिकता या वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि मदर फादर जो हैं वो दोनों बहुत सोशलाइज्ड हैं, या आप ये कहिए कि उनका जो नेचर है वो बहुत ही घुलने मिलने वाला है लोगों से, बहुत एक्सट्रोवर्ट है और बहुत जो गैदरिंग्स होती हैं, सोशल जो गैदरिंग्स होती हैं या जो फेस्टिवल्स होते हैं या इस तरीके की जो टाइम टू टाइम जो मिलना जुलना होता है या हम लोग जो कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, इसमें बहुत आते जाते हैं, मिलते हैं। तो ऐसे परिवारों के या ऐसे नेचर के जो माता पिता होते हैं, उनके बच्चों पर भी निश्चित रूप से इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वंशानुक्रम जो है वो भी सामाजिकरण की प्रक्रिया पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। माता पिता का जैसा स्वभाव होता है, उनके फोरफादर्स का जैसा स्वभाव होता है, उस पर भी बच्चे के ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। इसके बाद आता है आपका नर्सरिंग, पालन पोषण। एक बच्चे का पालन पोषण किस तरह से हुआ है। अगर बच्चे को बहुत ही दबाव में रखा जाता है या उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता है, गैदरिंग से दूर रखा जाता है, समाज से थोड़ा सा दूर रखा जाता है, या आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि सिंगुलर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, जहाँ पर दादा दादी या नाना नानी या बुआ मौसी ये सारे लोग जो है उसके आसपास जो हमेशा मिलने वाले लोग हैं, जो जल्दी जल्दी उससे बात करने वाले या प्यार करने वाले जो लोग हैं, अगर उसको नहीं मिलते हैं तो भी जो उसकी नर्चरिंग होती है वो कंपैरेटिवली एक जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, उसके नेचर पर, उसकी पर्सनालिटी पर, उसके सीखने की क्षमताओं पर, उसके एडजस्टमेंट लेवल पर, तो उसके कोऑपरेशन पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं जब एक बच्चे की नर्चरिंग जिस तरीके की होती है। तो ये जो पालन पोषण करने का भी तरीका है, ये भी हमारे सामाजिकरण के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है आपका स्कूल। ये मैंने आपको बताया था, परिवार के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका स्कूल।
परिवार में उसने जो कुछ भी सीखा होता है या उसने जैसे भी एटिकेट्स, मैनर्स, इथिक्स और अपने रिचुअल्स वगैरह के बारे में जानकारी उसको मिली होती है, उसके परिवार ने जो कुछ भी उसको सिखाया होता है, उसने अपने अनुभव के माध्यम से परिवार में जो कुछ भी सीखा होता है, इन सभी चीज़ों को आप कह सकते हैं कि अप्लाई करने की जो बारी आती है वो है आपका स्कूल। यहाँ पर जाकर के वो पहली चीज़ तो उसने जो अपने परिवार में सीखा होता है, इन सारी चीज़ों को वो यहाँ पर जाकर के अप्लाई करता है और उसके बाद जो स्कूल से सीखता है, इसको वो यहाँ पर जाके अपने फैमिली में अप्लाई करता है या समाज में अप्लाई करता है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत संबंधित भी होते हैं और दोनों का ही एक दूसरे के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है। तो जो स्कूल होता है, स्कूल में जब परिवार से बच्चा बाहर निकलता है या फैमिली से जब वो बाहर स्टेप अपना कदम जो बढ़ाता है, वो समाज में सबसे पहली जगह वो जाता है, वो है स्कूल। और स्कूल का वातावरण निश्चित रूप से उसके समाजीकरण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं पर जा कर के उसने बहुत सारे अपने चाहे फ्रेंड सर्कल की बात करें या जो इंटरैक्शंस की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, फ्रेंडशिप की बात करें, प्ले जो खेल-खेल में वो बहुत सारी जो चीज़ें सीखता है उसकी बात करें, ये सारे जो इंसिडेंट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ये सारे स्कूल में होते हैं। तो स्कूल ऑल्सो प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सोशलाइजेशन और ये इफ़ेक्ट डालता है, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये है आपका स्कूल। फिर आता है आपका पीयर ग्रुप। स्कूल के बाद आप पहले यह बात नहीं है, बट स्कूल के बाद जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका पीयर ग्रुप या उसका समूह या उसका जो फ्रेंड सर्किल होता है। अब पीयर ग्रुप का भी सोशलाइजेशन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चे का जैसा समूह होता है या उसका जैसा साथ होता है, उसके जैसे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे दोस्त होते हैं, उसी तरीके का उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया भी चलती रहती है। अगर उसके फ्रेंड्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं या बहुत बेहतर एडजस्टमेंट नहीं रखते हैं या आप ये कह लीजिए उनको किसी तरीके की या स्लो लर्नर्स हैं, मतलब जैसा उसका फ्रेंड सर्किल होता है या जैसे उसका पीयर ग्रुप होता है, उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया सीधे सीधे प्रभावित होती है। अगर एक जैसा दोस्तों का ग्रुप है जिसमें वो सभी दूसरे बच्चों को आसानी से एंट्री दे देते हैं अपने अपने ग्रुप में या वो सभी से घुल मिल करके खेलने लगते हैं, तो मान करके चलिए एक बच्चे का जो नेचर होगा, यदि वो थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा तो भी वो अपने ग्रुप के साथ में रह करके उसी की तरह से बिहेव करता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। तो पीयर ग्रुप जो होता है, उसका समूह होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है एक सामाजिकरण की प्रक्रिया पर। इसके बाद आता है आपका रिलीजन। देखिए, वैसे आप बात करें तो रिलीजन का कोई ऐसा सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि प्रभाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा रिलीजन कहने का अर्थ ये है या लिखने का मतलब ये है कि प्रत्येक बच्चा अगर अलग अलग रिलीजन से आ रहा है तो हर एक के धर्म में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, रीति रिवाज, मान्यताएं, नियम, कायदे, कानून होते हैं जो जिससे वो बच्चा सामाजिकरण की तरफ बढ़ता है। तो अब ये और सबके साथ ये अलग अलग है। तो वही चीज़ है कि अगर एक रिलीजन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर रिलीजन में हर एक बच्चे के जो अलग अलग धर्म से आ रहा है, उसने अपने धर्म से क्या चीज़ें सीखी, उसने किस तरीके से बड़ों का आदर करना सीखा, उसने कैसे अपने से छोटों को प्यार देना सीखा, उसने कैसे असहायों को, जो असहाय हैं उनको सहारा देने की बात उसने अपने धर्म से सीखी, उसने किस तरीके से दान करने जैसा गुण सीखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बच्चा अपने धर्म से सीखता है और जो अपने धर्म से सीखता है, इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब वो रिलीजन के माध्यम से कोई चीज़ सीखता है, अपनी धर्म के माध्यम से कोई चीज़ सीखता है, तो उसने बहुत बचपन से सीखा होता है और वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है उसमें वो जो कुछ भी उसने अपने रिलीजन से सीखा उसमें मैच्योरिटी आने लगती है, उसमें परिपक्वता आने लगती है। तो रिलीजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सोशलाइजेशन पर, इफ़ेक्ट डालता है, बल्कि मैं ये कहूँ तो
कास्ट जैसे रिलीजन है उसी प्रकार से कास्ट, जाति, प्रत्येक जो जातिगत कुछ विशेषताएं होती हैं, चाहे आप उनके कार्य से संबंधित समझ लीजिए या व्यवहार से संबंधित समझ लीजिए, तो जो बच्चा जिस भी कास्ट को बिलोंग करता है, ये उनमें जो उनकी जातिगत विशेषताएं होती हैं, जो उनकी कास्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उनकी मूलभूत विशेषताएं होती हैं, उसे भी वो मिली होती हैं। उसने अपने परिवार में उसी तरीके की वैल्यूज़, उसने अपने परिवार में उसी तरीके के रूल्स को फॉलो किया होता है, देखा होता है और अप्लाई करते हुए देखा होता है और उसी में उसने जिया होता है। तो ये भी सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रभाव डालता है। उसके बाद आता है एजुकेशन। ठीक बात है, एजुकेशन तो हम इसको नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। देखिए आप ऐसा नहीं होता कि जो कोई व्यक्ति अगर अनएजुकेटेड है या पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं भी है तो भी उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया तो होगी ही, लेकिन उसका जो क्वालिटी आप कह लीजिए या क्राइटेरिया कह लीजिए, एरिया कह लीजिए, वो कुछ और होगा। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, एक एजुकेटेड व्यक्ति का जो सामाजिकरण होता है, जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, वो एक अनपढ़ व्यक्ति से कुछ बेहतर होता है। हम ये मान सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। और तो और अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो वो जिस प्रकार से उसका सामाजिकरण होता है, ये इसलिए भी अधिक बेनिफिटेड होता है समाज के लिए, क्योंकि उसने जैसा अपने समाज में सीखा होता है वो आगे के लोगों को या आगे की जनरेशन को भी उसी तरीके का ट्रांसमिट करता है, उसी तरीके का वो ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो शिक्षा होती है वो भी हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और उस पर प्रभाव भी डालती है। फिर आता है आपका मीडिया। मीडिया देखिए ये एक ऐसा सोर्स है या ये एक ऐसी एजेंसी है जो हम फैक्टर है जिसको हम देख रहे हैं कि पहले के टाइम पे, आज से कुछ वर्षों पहले की अगर हम बात करें तो मीडिया का इतना अधिक प्रभाव नहीं था जैसा कि आज है। तो इसीलिए मीडिया का रोल भी आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीडिया जिस तरीके की कवरेज देता है, मीडिया समाज का जो रूप हमें दिखाता है, चाहे हम टीवी की बात करें या सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात करें या न्यूज़ के जो चैनल्स हैं उनकी बात करें, तो जैसा हमने देखा होता है, जैसा हमने पढ़ा होता है, न्यूज़पेपर्स की बात करें, जो हमारे पीरियोडिकल्स, जो मैगज़ीन्स होती हैं, वीकली मैगज़ीन्स होती हैं, उनकी बात करें, तो जैसा हमने पढ़ा होता है, जैसा हमने देखा होता है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में उसी तरीके के समाज का एक खाका तैयार होता है और हम उस खाके से ही या उस झरोखे से ही उस समाज को देखते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आज के टाइम पर कि हम लोगों से मिलने जुलने के साथ साथ तो लोगों से मिलते ही हैं, जानते ही हैं, उसी के साथ साथ हम मीडिया के माध्यम से भी समाज को जानते हैं, पहचानते हैं और हमारे अपनी सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। और लास्ट आता है आपका जेंडर। जेंडर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे कि हम लोगों ने इसका डेवलपमेंट के स्टेजेस में हमने पढ़ा कि अगर हम एक बॉय और एक गर्ल चाइल्ड की बात करें तो जो गर्ल चाइल्ड होती है उसकी भाषा का विकास ज़्यादा बेहतर होता है, उसका जो एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो जल्दी स्टार्ट होती है गर्ल चाइल्ड की, या उसका जो वोकैबुलरी होती है वो भी एक बॉय चाइल्ड से अधिक ज़्यादा होती है। तो उसी तरीके से जेंडर के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो एक जो गर्ल चाइल्ड होती है उसका सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बॉयज़ की अपेक्षा थोड़ी जल्दी होती है। हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, ये कोई एकदम निश्चित थ्योरी नहीं है, कोई ऐसा निश्चित सिद्धांत नहीं है, बट अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि अगर हम सामाजिकरण की बात करते हैं तो जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की तुलना में अधिक सामाजिक होती हैं, अधिक सोशल होती हैं, क्योंकि वो बातचीत अधिक जल्दी शुरू करती हैं, अधिक करती हैं, गॉसिपिंग भी उनके पास अधिक होती है।
तो ये भी है कि जेंडर जो है वो भी आपका सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे आपके वो फैक्टर्स जो समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते थे। मतलब इनके माध्यम से समाजीकरण होता भी है और ये समाजीकरण पर प्रभाव भी बहुत विशेष रूप से डालते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये है आपकी फैक्टर्स जो समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चंस आपके अपने एग्जामिनेशन में, चाहे आप टीटी की बात करें चाहे आप सीटेट की बात करें, आपसे पूछा जाता है। और इसमें आपको थोड़ा सा, मैं फिर से एक बार वही बात कहूँगी कि इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को समझना होगा कि ये किस फैक्टर की बात कर रहे हैं और किस तरीके से ये प्रभाव डाल सकता है, और उसके बाद आप निश्चित रूप से सही आंसर को टिक कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आगे के बार बार इसको जो है हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, तो ये हम लोगों को प्रॉपरली जो है दिमाग में रहेंगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एजेंसीज की बात। ये तो हो गई फैक्टर्स की बात जो हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ ऐसे स्रोत या कुछ ऐसी एजेंसीज या एजेंट जो समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जब हम ये कहते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में अगर हम उसका शैक्षिक अनुप्रयोग देखें तो उसमें क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है या कौन से एजेंट्स इम्पॉर्टेंट है या एजेंसीज इम्पॉर्टेंट है, इस पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हमें इन 3 चीज़ों पर गौर करना है जो आपके सिलेबस में भी है। नंबर 1 टीचर, नंबर 2 पेरेंट और नंबर 3 पीयर ग्रुप। तो अगर हम टीचर से बात करते हैं, टीचर से शुरू करते हैं अपनी बात को, तो ये वो एजेंट हैं जो बच्चे के समाजीकरण पे डायरेक्टली प्रभाव डालते हैं। जैसे आपने इधर देखा मीडिया है या कास्ट है या रिलीजन है, ये सारी चीज़ें जो है आप जेंडर है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डायरेक्टली उसके सोशलाइजेशन पर प्रभाव नहीं डालती हैं। लेकिन ये जो 3 एजेंट्स हैं या जो 3 इनसे रिलेटेड जो एजेंसीज हैं, ये जो है बच्चे के ऊपर सीधे सीधे प्रभाव डालती हैं। तो अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर कहाँ पर मिल रहा है बच्चे को? स्कूल में मिल रहा है। तो स्कूल एक प्रभावशाली माध्यम है ही, तो स्कूल में जो है उसे टीचर मिल रहा है। अब टीचर से जब वो इंटरेक्ट होता है, सबसे पहले वो इंटरेक्ट हुआ फैमिली में अपने माँ से और अपने फैमिली के अदर मेंबर्स से। इसके बाद उसका इंटरेक्शन होता है स्कूल में। अब स्कूल में इंटरेक्शन टीचर से हो रहा है। अब वो जो उसके समाजीकरण की प्रक्रिया है या जो चीज़ें वो सीख रहा है, वो सीख रहा है अपने टीचर से। उसके टीचर का बिहेवियर, उसके टीचर के मैनर्स, उसके टीचर का वे ऑफ टॉकिंग, उसके टीचर की पर्सनैलिटी, उसके टीचर की लैंग्वेज, वो बहुत सारी चीज़ों से अपने टीचर के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार नहीं बल्कि हमेशा ही ऐसा होता है कि बच्चे टीचर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो टीचर को भी खुद ही नहीं पता होता। इसीलिए एक टीचर को का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसे ये हर समय हर वक्त पता होना चाहिए, वो जो कुछ भी काम कर रहा है, जिस भी भाषा में बात कर रहा है, जिस तरह से लिख रहा है या जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है अपनी क्लास में, वो सारी चीज़ें जो है वो बच्चे सीख रहे हैं। टीचर को नहीं पता वो सीख रहे हैं, उसे लग रहा है कि बच्चे सिर्फ वही सीख रहे हैं जो वो पढ़ा रहा है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन बच्चे वो सब कुछ सीख रहे होते हैं जो वो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से बच्चों के सामने खड़ा होकर के प्रदर्शित करता है, या इनडायरेक्टली बच्चे उस टीचर को जो फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं, वो एक टीचर को उनकी नकल करके सीखते हैं। तो टीचर का रोल यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, स्कूल में है, स्कूल में टीचर करवा रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब पाठ्य सहगामी क्रियाएं तात्पर्य जो बच्चे के अपने जो रिटन या थ्योरी का जो पोर्शन होता है, इससे अलग हट करके आपके स्कूल में जो एनुअल फंक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, प्ले होते हैं, ड्रामा होता है, डांस, म्यूज़िक, डिबेट, स्पीच कॉम्पिटिशन्स और ऐसे कॉम्पिटिशन, पोस्टर, रंगोली, मेहंदी, इस तरीके की जितनी भी जो भी
कॉम्पिटिशन्स आपके स्कूल में होते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। अब जब बच्चा परिवार से निकल कर के यहाँ पर गया, स्कूल में गया, वो उसने अपने टीचर से इंटरेक्ट किया, टीचर से इंटरेक्शन के बाद टीचर उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वहाँ पर करवा रहा है। अब इसके माध्यम से उसके अंदर अपने आप स्वतः ही बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है उसके व्यक्तित्व में, और उसका जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से उसके अंदर बदलाव आते हैं और उसे समाज के साथ में एडजस्ट करना आता है, वो कोप अप करता है अपनी सोसाइटी से। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का रोल होता है। यहाँ पर एक बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, वो पढ़ाने के लिए तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी अदर जो एक्टिविटीज़ का टाइम आता है वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, या उनको लगता है कि इसमें भेजना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ये सही मायने में बच्चे का व्यक्तित्व का विकास करती हैं, उसकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती हैं, उसकी पर्सनैलिटी को इनरिच बनाती हैं, और इसके माध्यम से वो बहुत सारे ऐसी चीज़ों को सीखता है जो उसने अपनी फैमिली में नहीं सीखी थी। भाई फैमिली में उसने कंपटीशन नहीं किया था, अब वो स्कूल आ रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से कंपटीशन फेस कर रहा है। जब वो कंपटीशन कर रहा है, प्रतियोगिता कर रहा है, तो उसे हारना भी आ रहा है और जीतना भी आ रहा है। उसे ये भी पता है कि उसने कौन सी चीज़ों की गलती करी जिसके कारण वो हार गया, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो रिमूव कर दे तो वो जीत सकता है। तो वो इन सब चीज़ों के बाद सीखता है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से, या हम कहें पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इसके बाद आता है आपका रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, और दूसरा जो आपका पॉइंट है एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइल्ड। जब एक टीचर का जो एटीट्यूड होता है बच्चे के प्रति, टीचर का जो दृष्टिकोण होता है बच्चे के प्रति, अब सपोज़ आप ऐसे समझ लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि नया सेशन स्टार्ट हुआ और क्लास में दो टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा भाई बहुत बेकार स्टूडेंट आए हैं इस बार, ठीक, और दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। अब ये दो दृष्टिकोण हो गए। जिसने कहा कि इस बार का सेशन बहुत ख़राब है या बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं आए हैं, इट मीन्स कि उसके अंदर ये निगेटिविटी है। मे बी उसने अपनी क्लास में 2-4 बहुत शैतान बच्चों को देख लिया हो, या उसके साथ बच्चों ने कुछ क्लास में शैतानी की हो, कुछ मिसबिहेव किया हो, या इनडिसिप्लिन का कुछ केस हुआ रहा हो, और उसने अपने मन में एक धारणा बना ली, और उसके अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण उसने अपने डेवलप कर लिया कि जो क्लास के बच्चे हैं वो अच्छे नहीं हैं। अब ये हमारी साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम किसी क्लास में जा रहे हैं इस भावना के साथ कि क्लास के बच्चे जो हैं वो उद्दंड हैं, वो बहुत ठीक नहीं है पढ़ने में, या वो इनडिसिप्लिन्ड हैं, तो आप मान करके चलिए कि आप उनको हमेशा उसी नज़र से देखेंगे। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड है, हम बच्चों के प्रति जिस तरीके का दृष्टिकोण रखते हैं, उससे सीधे-सीधे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और ये हमारे कहने और ना कहने, सिखाने और ना सिखाने से कुछ अलग है। अगर हमारी भावना बच्चे के प्रति नकारात्मक होगी, तो आप मान के चलिए कि उसके ऊपर उसके जो समाजीकरण का प्रोसेस, उस पर निश्चित रूप से किसी न किसी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट जाना तय है, 100% वो जाएगा। उसी तरीके से रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, एक टीचर का अपने स्टूडेंट के प्रति कैसा रिलेशनशिप है। बहुत बारी ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो डिसिप्लिन की बात भी करते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चे अगर चाहते भी हैं डिसिप्लिन में रहना, लेकिन वो अपने टीचर को पसंद नहीं करते, और उस वजह से वो डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक टीचर के लिए कि वो जो रिलेशनशिप है उसकी बच्चे के साथ में, वो बहुत हेल्दी हो, बहुत फ्रेंडली हो, वो एज अ गाइड, एज अ मेंटोर की तरह हो, जिससे कि बच्चों को अच्छा लगे अपने टीचर से कुछ सुनने के लिए, सुनने में, उसको मानने में उसको अच्छा लगे, उसको एक सेटिस्फैक्शन का फील हो कि मैंने अपने टीचर की बात मानी। और वो, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के बाद अगर किसी से कनेक्ट होता है तो वो है टीचर।
तो यहाँ टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनकी और जो स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। आमतौर पे ये धारणा होती है कि हायर लेवल पर जा कर के जो है टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप की कोई अधिक वैल्यू या कोई अधिक मायने नहीं रह जाता, क्योंकि तब तक जो है बच्चे का जो मैच्योर हो चुका है बच्चा, जो हायर स्टडीज़ में है, वो पूरी तरीके से उसकी पर्सनालिटी बन चुकी होती है जैसी उसको बननी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो उसकी बच्चे के साथ में जो रिलेशनशिप होता है वो चाहे किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, सेकेंडरी हो, कोई भी लेवल हो, वहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो इट शुड बी हेल्दी। तो यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है टीचर को कि वो स्टूडेंट के साथ में उसकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी हो। फिर आता है आपका पेरेंट। अब मैंने आपको बताया कि फैमिली जो प्रायर सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन था, वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से सबसे पहले इंटरेक्ट करता है, अपनी माँ से सबसे पहले इंटरेक्शन उसका होता है और फैमिली के अदर मेंबर्स से होता है। तो पेरेंट्स जो फैमिली से के माध्यम से उसके ऊपर बहुत गहरा समाजीकरण का प्रभाव डालते हैं, या प्रभाव डालना तो बहुत छोटा शब्द होगा, बल्कि हम ये कहें कि एक समाजीकरण का प्लेटफॉर्म उसको देते हैं, एक मंच देते हैं, एक आधार देते हैं, नींव देते हैं। तो यहाँ पर वो फैमिली है। फिर आता है डिसिप्लिन। अब परिवार से ही, अपने पेरेंट्स से उसने क्या सीखा? उसने डिसिप्लिन सीखा, उसने अनुशासन सीखा, उसने सुबह उठना सीखा, उसने समय पे खाना सीखा, उसने बड़ों को अभिवादन करना सीखा, बड़ों का आदर करना सीखा, छोटों को प्यार देना सीखा। तो ये जो सारा डिसिप्लिन है उसने अपने फैमिली से सीखा, और फैमिली के साथ फैमिली में किससे सीखा? अपने पेरेंट्स से सीखा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है डिसिप्लिन। फिर आता है एडजस्टमेंट। उसने एडजस्टमेंट करना भी सीखा। अगर जॉइंट फैमिली है तो उसने देखा कि किस तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ में मिल करके रहते हैं, तो हमें कई बार कैसे कैसे समझौते करने पड़ते हैं, या कई बार हमें दूसरों की बातों को मानने के लिए अपनी जो भावनाएं हैं उसको भी थोड़ी देर के लिए किनारे रखना पड़ता है। बट ये भी एक प्लेजर का ही एक सोर्स या एक तरीका, एक वे होता है। तो यहाँ पर उसने अपनी माँ को, अपने घर के और लोगों को एडजस्टमेंट करते देखा। तो ये इसके माध्यम से एक बच्चा, जहाँ पर हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो आप ये मानिए समाजीकरण का एक बहुत बड़ा आधार या एक बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ से वो एडजस्ट करना सीखता है समाज में और आगे बढ़ता है। अगर उसके अंदर ये एडजस्टमेंट का गुण, सामंजस्य का गुण नहीं आ रहा है, तो आप मान करके चलिए वो धीरे धीरे समाज में बहुत एकाकी जीवन जीने वाला है, क्योंकि उसे हमेशा यही लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। तो वो अपनी माँ से, अपने फैमिली के और लोगों से उसने सीखा होता है कि भाई हमें दूसरे लोगों की भी बातें माननी है, हमें दूसरों की भावनाओं को भी समझना है, हमें दूसरे के इमोशंस का भी ध्यान रखना है। तो एडजस्टमेंट का जो रोल होता है वो भी अपने पेरेंट्स के माध्यम से वो अपनी फैमिली में सीखता है। वो ये भी सीखता है कि डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर एक बच्चे का व्यवहार अपने 4 लोगों के बीच में, अपने परिवार में जैसा है, लेकिन उसी परिवार में जब कोई गेस्ट आ जाता है तो उसे पता होता है कि मुझे अब कैसा व्यवहार करना है, उसे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसे किस तरीके से उनका ध्यान रखना है। हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है अतिथि देवो भव, जो गेस्ट हैं वो हमारे लिए देवताओं के समान हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि एक बच्चे को क्या करना है, उसे सुबह उठना है, उसे सुबह ब्रश करना है, उसे अपने दैनिक दिनचर्या के जो डेली रूटीन के सारे वर्क हैं उसे वो करने हैं। तो ये जो सारी चीज़ें उसने सीखी होती हैं। फिर उसने सीखा होता है क्या नहीं करना, उसे पता है कि झूठ नहीं बोलना, उसे पता है कि जो कूड़ा है वो डस्टबिन में ही डालना है, बाहर नहीं डालना। उसे पता है जो बड़े हैं उनसे हमें किस तरीके से बात करना है, उनकी डिसओबे नहीं करनी है। तो ये डूज एंड डोंट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें वो अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से सीखता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है आपका कोऑपरेशन। एडजस्टमेंट की ही एक कदम और आगे हम बात करते हैं कोऑपरेशन की, सहयोग की। अब सहयोग, जब भी हम परिवार में रहते हैं तो परिवार या हम ये कहें कि सहयोग का दूसरा नाम ही परिवार है। अगर हम परिवार में हैं इट मीन्स कि हम एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं चल सकते हैं।
या हम ये कहें कि जब हम समाज में हैं तो हम बिना सहयोग के नहीं चल सकते हैं। तो ये जो कोऑपरेशन की भावना है, जहाँ उसे ये पता है कि आप, ऐसा बहुत बारी होता है कि अगर जॉइंट फैमिली में बच्चे हैं, तो अगर उसको उनको डेली स्कूल छोड़ने जाना है, तो घर का कोई भी सदस्य उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाता रहता है। अब उसे ये पता है कि ये कोऑपरेशन से हमारा पूरी फैमिली जो है वो चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि जो खाना एक दिन बना रहा है वही दूसरे दिन भी बना रहा हो। तो घर के सभी लोग घर के सभी कामों में बराबर हिस्सा देते हैं या अपना एफ़र्ट देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कोऑपरेशन की बात उसने अपनी फैमिली से सीखी, अपने परिवार से सीखी, अपने पेरेंट्स से सीखी। ये भी समाजीकरण की तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम होता है, जहाँ पर हमें ये पता होता है, जहाँ पर हम बच्चे को बार-बार ये चीज़ बताते हैं कि सहयोग से ही समाज बनता है। अगर हम असहयोग कर दें तो वो समाज की, या आप ये कह लीजिए वो समाज की नींव हिल जाएगी, वो समाज ही धराशायी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर आता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। समाजीकरण की प्रक्रिया की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, या एक बेसिक समझ लीजिए आप, क्योंकि समाजीकरण बच्चे का जो होता है वो लैंग्वेज, या जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन से ही प्रारंभ होता है। जब तक वो छोटा होता है, इन्फेंसी के लेवल पर होता है, शैशवावस्था में होता है, वो सिर्फ देखता है और देख कर के चीज़ों को समझता है, कुछ इमिटेट करता है, और इसी तरीके से उसका 2 वर्ष निकल जाता है। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा हो रहा होता है, उसने अपने घर के लोगों से जो शब्द सुने होते हैं, जो वाक्य सुने होते हैं, जैसी भाषा सुनी होती है, वो वही भाषा बोल करके समाजीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। और चाहे हम अभिवादन की बात करें, या प्रेम की बात करें, या अपना जिद की बात करें, एक बच्चा इन सब चीज़ों के लिए जो सहारा लेता है वो है भाषा। और वो भाषा उसने सीखी होती है अपने परिवार से। जहाँ पर एक अच्छी भाषा बोली जाती है, ये भी हम लोग ने अभी एक क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था, कि जहाँ पर बेहतर भाषा बोली जाती है, सुसंस्कृत भाषा बोली जाती है, अच्छी भाषा बोली जाती है, वहाँ पर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और अच्छा होता है तो वो समाजीकरण की प्रक्रिया की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है। सीधी-सी बात है, समाजीकरण जहाँ पर हम अपने विचारों का आदान-प्रदान बहुत आसानी से करते हैं, समाजीकरण जहाँ पर हम सहयोग करते हैं, समाजीकरण जहाँ पर हम मिल-जुल के कार्य करते हैं, समाजीकरण जहाँ पर हम मान्यताओं, रीति-रिवाज़ों, धर्म को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी रिचुअल्स होते हैं उसको हम सीखते हैं, उसको मनाते हैं, करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो एक महती आवश्यकता जिस चीज़ की होती है, वो है आपकी भाषा। तो परिवार में अपने पेरेंट्स से, जो उसने अपनी माँ से सबसे ज़्यादा जिससे वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा होता है, वो है उसकी भाषा। और भाषा जो है समाजीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इसका भी जो शुरुआत होती है, या इसकी जो नींव होती है, वो पेरेंट्स से या माँ से या परिवार से शुरू होता है। फिर आता है आपका पीयर ग्रुप, या जिसको हम लोग यहाँ पर भी हम लोग ने डिस्कस किया, पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप, समसमूह। अब समसमूह की विशेषताएं क्या है, मतलब किन के माध्यम से, हमने अगर समसमूह कह दिया तो उसमें फ्रेंड सर्कल तो आता ही है, फ्रेंडशिप तो आती ही है, लेकिन वो फ्रेंडशिप एक कह देना कि दोस्ती, लेकिन वो फ्रेंडशिप कितनी इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहाँ पर उसे ये पता होता है कि हमारे परिवार से अलग हट के भी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कास्ट के, मतलब कोई बार नहीं होता, नो बार्स फॉर कास्ट, रिलीजन, क्लास एट्सेट्रा, किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पर कोई बाध्यता नहीं होती। और वो एक निश्चल, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर हम अपने मन की बातों को डिस्कस भी कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, अपने मन के तालों को खोल देते हैं, आप कह सकते हैं। तो ये जो पीयर ग्रुप होता है, वो जहाँ पर बच्चे फ्रेंडशिप करना सीखते हैं, नए लोगों को अपने ग्रुप में एंटर करते हैं और खुद उनके ग्रुप में जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो फ्रेंडशिप
के माध्यम से उसके अंदर डेवलप होती हैं, सेल्फ आइडेंटिटी उसकी वहाँ पर आती है। जहाँ पर पीयर ग्रुप होता है, अब आप इसको ऐसे कह दीजिए कि अगर आप इसको दूसरे तरह से कहेंगे कि अगर जहाँ पर सेल्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये तो जब बच्चा अकेला होता है तब आती है। अब यहाँ पर सेल्फ आइडेंटिटी कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा समूह में होता है तो उसको पता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ इसलिए पता है क्योंकि वो खेल खेल में भी अपने अपने अस्तित्व को पहचानता है। जहाँ पर अगर कोई खेल है जहाँ पर 6 लोगों की, 8 लोगों की या 4 लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ उसकी एक आइडेंटिटी है जिसके माध्यम से उसका एक अस्तित्व है और उसके माध्यम से वो खेल आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर वो अपनी इस आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करता है, पहचानता है और जिसको हम ये कहें कि वो एक खुश होता है, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है, भाई यहाँ पर तो पेरेंट्स का थोड़ा सा दबाव है, फैमिली का दबाव है, यहाँ पर टीचर का भी थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन ये पीयर ग्रुप एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ हूँ, या यहाँ पर मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, इनके साथ बात कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, इस तरीके की ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इसलिए सेल्फ आइडेंटिटी। फिर ये ऑलरेडी अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि फ्रेंडशिप में कोई बार नहीं होता किसी तरीके का कि अब समाजीकरण के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ पर हम समाजीकरण की प्रक्रिया की बात कह रहे हैं वहाँ पर कोई जाति का बंधन नहीं है, वहाँ पर कोई वर्ग का बात नहीं है, वहाँ पर कोई धर्म की इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि पीयर ग्रुप में या फ्रेंडशिप में ये सारी चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में बढ़ता हुआ एक बेहतरीन कदम हम इसको कह सकते हैं। फिर लर्न फ्रॉम अदर्स। अब अपने ग्रुप में वो दूसरों से बहुत आसानी से सीख, वो यहाँ पर भी रहा था, दूसरों से सीख वो यहाँ पर भी रहा था, अपने पेरेंट्स से भी सीख रहा था, फैमिली में भी सीख रहा था, स्कूल में भी सीख रहा था, उसी तरीके से वो अपने पीयर ग्रुप में भी सीख रहा है। लेकिन पीयर ग्रुप में सीखने थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग समाजीकरण की को डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में, तो वहाँ पर हम लोग ने देखा कि वो जहाँ पर हमने पढ़ा एंटिसिपेट करता है किसी दूसरे ग्रुप में जाने के लिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो ये जो होता है, अब क्योंकि वो दूसरे से कुछ सीखता है और उसके बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और उनके ग्रुप में जाना चाहता है। मे बी वो पढ़ने वाले बहुत अच्छे बच्चे हों, वो बहुत स्पोर्टिव नेचर के बच्चे हों, या हम इसको कहें कि वो मे बी वो बहुत शैतान बच्चे भी हो सकते हैं, फैशनेबल भी हो सकते हैं, मतलब काइंड्स कुछ भी हो सकता है, टाइप उनके कुछ भी हो सकते हैं, बट वो कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है जिसमें अगर बच्चा एंटर करना चाहता है, उसमें जाना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो दूसरों से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, इमिटेट करके सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है और उसके बाद उसको अपने ऊपर अप्लाई करता है और वहाँ पर फिर एंटर करता है या जानने की कोशिश करता है। टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझने की भावना ये कहीं पर भी नहीं थी। देखिए टीचर में वो एक टीचर को वो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो उसको रिस्पेक्ट करता है, उसका आदर करता है। तो अगर आदर करता है तो वो समझने उसको एक टीचर को बच्चा कैसे समझ रहा है, एक आदर पूर्ण नज़र से समझ रहा है, एक रेस्पेक्टेबल जो है तरीके से अपने टीचर को समझ रहा है। पेरेंट्स से भी बिल्कुल वही बात है। लेकिन पीयर ग्रुप में क्या है, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की उन बातों को समझते हैं जो उसने कही भी होती है और मे बी उसने ना भी कही हो। तो यहाँ पर वो जो डेवलपमेंट होता है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों को समझना, या आप ये कहें कि दोस्ती में तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमने शब्दों से कुछ नहीं कहा होता लेकिन दोस्त हमारे समझ जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डेवलप होती हैं धीरे धीरे पीयर ग्रुप के माध्यम से। जैसा पीयर ग्रुप है उसी तरीके से आदतें, उसी तरीके के बात व्यवहार, उसी तरीके की मान्यताएं, उसी तरीके के नेचर धीरे धीरे डेवलप होता है और बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ता है। तो इट्स ऑल अबाउट सोशलाइजेशन। अब इसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे दुर्खीम का, इमाइल दुर्खीम का जो है वो समाजीकरण का क्या सिद्धांत है, किन सोशल फैक्ट्स की बात उन्होंने अपने सिद्धांत में कही। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। दीपावली की तैयारियां सुरक्षित रहते हुए मनाते रहिए और जल्दी ही हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैं भी दीपावली से पहले आपको मैं कम से कम 2 प्रिंसिपल्स को और यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।